शादी ब्याह के रस्म रवाज को लेकर बुनकर बरादरान जहां जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, इसी के सिलसिले में हम लोग बात करने आए हैं पूर्व सांसद प्रत्याशी अतहर जमाल लारी साहब से, और उनसे पूछते हैं कि जो इस तरह का रस्म रवाज है जिसमें फजूल खर्ची की बात हो रही है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शादी ब्याह में तो फजूल खर्ची रुकनी चाहिए। अब बहुत से ऐसे रस्म रिवाज हैं जो हमारे यहाँ है भी नहीं, जैसे मेहंदी की रस्म है, जैसे हल्दी की रस्म है, जैसे जूता चढ़ाई है, और इस तरह से अब हम गिनाने जाएंगे तो बहुत सा होगा मसले हैं। जैसे लोग हमारे यहाँ बजटिया में नाश्ते की एक दावत होती है एक दिन पहले शादी से, जिसमें सैकड़ों लोग आते हैं, और बहुत से ऐसे रस्म व रिवाज हैं जिसमें हम फजूल खर्ची करते हैं, और इस फजूल खर्ची को हमको रोकना चाहिए। ये कोई जायज़ भी नहीं है, इस्लाम में कहीं शरई इसकी हैसियत भी नहीं है। जब शरई इसकी हैसियत नहीं है तो क्या ज़रूरत है हमें फजूल खर्ची करने की। हम आतिशबाजी भी करते हैं, हम तो देखते हैं बजटिया में हम जा रहते हैं, लोग शादी करके दुल्हन को ससुराल लाते हैं तो रात को खूब पटाखा आतिशबाजी होती है। ये सब फजूल खर्ची है, इस सब पे रोक लगाना चाहिए। हम तो मुसलमानों में बैंड बाजा भी देखते हैं, बैंड बाजा भी नहीं बनी, अब तो कुछ कम हुआ है, तो इस पे टोटल पाबंदी लगनी चाहिए। आतिशबाजी, बैंड बाजा जो रस्म रिवाज हमारे यहाँ नहीं है, हम दूसरे की नकल करके वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, तो इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। एक चीज़ और है कि मदनपुरा में रस्म रवाज अलग है, बयाडीहा में रस्म रवाज अलग है, और अलईपुरा में रस्म रवाज अलग है। तो क्या तमाम जगह का रस्म रवाज एक तरह का होना चाहिए? देखिए, हर मोहल्ले इलाके का असर पड़ता है, लेकिन ये जो रस्म रिवाज हैं उसको तो हमेशा हर जगह ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ तक वलीमे का सवाल है, वलीमा देखिए सुन्नत है, और वलीमा तो नहीं रोका जा सकता। भले आप 5000 की जगह 2000 आदमी करिए, 1000 आदमी करिए, 500 का करिए, 200 का करिए, जो आपकी हसब हैसियत हो 50 की करिए, वलीमा पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जहाँ तक बारात है उसमें भी किफ़ायत सारी होनी चाहिए, कम से कम लोग बारात में जाएं। हालांकि भाई देखिए, एक मसला है, अभी बहुत से लोगों से चर्चा होती है तो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, तो अगर हम बारात नहीं निकालेंगे तो कैसा लगेगा। हम 4 लड़कों की शादी की है बारात निकाल के, और 2 लड़के हैं हम बगैर बारात की शादी करेंगे, तो उन लड़कों को उस लड़के के ऊपर क्या गुजरेगा। तो ये भी लोगों के सामने एक परेशानी आ रही है। बहरहाल बारात भी मुख्तसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा धूमधाम से जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम हर तरीके से इस पर पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगा सकते। ये शादी ब्याह में कार्ड वगैरह चलता है, और शादी ब्याह जो तो बहुत से लोग लान से करते हैं। गरीब तबका के लोग हैं तो 10-15 हज़ार का लान खोजते हैं, और जो अमीर तबके के हैं वो 50,000, लाख, 2 लाख, यहाँ तक कि 4-5 लाख तक ये पहुँच गया है। तो ये फजूल खर्ची में आती है कि नहीं आती है? देखिए, अब जिसके यहाँ जगह नहीं है और बड़ी शादी है, उसके मतलब 500 लोगों को आपकी शादी है, दावत है, वलीमा है, तो उसको तो लान करना ही पड़ेगा जब उसके घर नहीं है। तो कोई ऐसा तो सामूहिक शादी खाना है नहीं कि जो सबको मिल जाए, और जो नहीं जिनकी हैसियत है वो कम में बहुत से लान ऐसे भी हैं जो 25-50 हज़ार की हैं, 5 लाख के भी हैं। तो अपने हसब हैसियत के हिसाब से जो है आदमी शादी करता है, और लान को आप रोक नहीं सकते, इसको जो है इस पे आप पाबंदी लगा नहीं सकते। तमाम लोगों की लान में शादियां होती है। अब इतना कंजस्टेड हमारा बनारस शहर हो गया है कि शहर ही पूरी बनारस गली में बसी हुई है, तो आदमी शादी करेगा कहाँ से करेगा? तो लान में तो जाना ही पड़ेगा। यह है कि अब उतना बहुत से जो लान में सजावट होती है, लाखों लाख की सजावट होती है, उस सजावट से परहेज करे, सादगी के साथ जो है आदमी शादी करे तो वो भी ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं कि जैसे शादी ब्याह की फजूल खर्ची से जो पैसा बचेगा हम उसको अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। अगर से इसी पैसे को हम लोग इकट्ठा किया जाए और गरीब बच्चियों की शादी में खर्च किया जाए, और जो यतीम और लावारिस बच्चे हैं उनके शिक्षा पर खर्च किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारे पैगंबर ने भी कहा है कि शिक्षा अगर इल्म हासिल करनी हो तो आप चाइना भी जाओ। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा होगी तो हम तमाम बुराइयों को दूर कर सकते हैं। जहाँ तक बुनकरों की बात है,
बुनकर के गरीब लड़कियों की बात है तो बहुत से मुसलमानों में बुनकरों में ऐसी गरीब लड़कियां हैं जो पैसे की कमी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। मैंने तो बार बार कहा है कि कोई ऐसी तंजीम बनाई जाए जिसमें जो है कुछ फंड इकट्ठा किया जाए और उस फंड के जरिए गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी की जाए। कुछ थोड़ा बहुत उनके रोजमर्रा की चीज जो उनके काम में आने वाला हो, उनके पास पैसा नहीं वो खरीद सकते हो, घर गृहस्थी का सामान भी उनको दिया जाए। इसके लिए एक मुस्लिम बिरादराना तंजीम के नाम से रख लें, क्योंकि बुनकर बिरादराना तंजीम में तो सिर्फ बुनकर आएंगे और जो गैर बुनकर है मुसलमानों में वो तमाम बिरादरियां हैं जो बुनकर नहीं है। और कोई गोश्त का काम करता है, कोई कोयले का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई सब्जी बेचने का काम करता है। ये तमाम तरीके की बिरादरियां हैं जो बुनकर बिरादराना तंजीम में नहीं आती, तो उनको भी शामिल करके एक ऐसी तंजीम बनाना चाहिए जिससे कि तमाम हमारे मुसलमानों के ऊपर वो बात लागू हो और उस पर वो लोग अमल करें। और जहां तक लड़कियों की शादी की बात है तो जरूर होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए। हमारी कौम जो है आज देखिए, हमारा तो एक अरमान था कि मैं कभी चुनाव जीतूंगा तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज से लेकर के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं स्थापना करूंगा। एक मेरा सपना था, वो सपना पूरा नहीं हो सका, मैं नहीं कर पाया, नहीं जीत पाया। लेकिन कौम को आगे आना चाहिए और यहाँ पे डिग्री कॉलेज से लेकर के ऐसी यूनिवर्सिटियों का क्याम अमल में लाना चाहिए। हालांकि सरकार में प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे आजम खान ने जो है जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, एक सर सैयद साहब ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जामिया मिलिया है और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं कॉलेजेस है। तो हमारी बच्चियां भी पढ़े, हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, वकील नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, IAS PCS अफसर नहीं बनेंगे तो हमको कौन देखेगा, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए हमको पढ़ना, तालीम भी जरूरी है और इसके लिए भी हमारी कौम के बड़े लोगों को जिस तरह से लड़कियों की शादी कैसे हो, कैसे गरीब लड़कियों की शादी कराई जाए, उसी तरह से इसके ऊपर भी किस तरह से तालीम के लिए हमारा कोई बड़ा मरकज हो और हम बच्चों को अपने तालीम अच्छा से अच्छा दे सके। आज जो हिंदुस्तान में तालीम चल रही है, हम दीनी तालीम भी दें और दीनी के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है और यह होना चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे कि बुनकर समाज में जो बुनकर गरीब मजदूर है, उनकी मजदूरी इस टाइम वक्त से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बहुत से बुनकर ऐसे हैं, इन्हीं दिक्कतों की वजह से वो दूसरे शहरों में चले गए, जैसे कि सूरत, पंजाब, बेंगलोर वगैरह। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके प्लान कैसे हम लोग रोक सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बुनकरों का मसला है तो मैं बहुत दिन से ज़माने से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी पेशा यही है। हम अब किए, हमने बहुत कारखाना चढ़वाया, बिनवाया, किया, अब हमारा लड़का भी कर रहा है। जहाँ तक बुनकरों की मजदूरी का सवाल है, आज तक बुनकरों की मजदूरी पे, बुनकरों की परेशानी पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमारे सरदार साहबान इतने दिन से बुनकर चिल्ला रहे हैं, हम लोग चिल्ला रहे हैं कि बुनकरों का पलायन कैसे रोका जाए, इनकी मजदूरी कैसे और कब बढ़ेगी, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रहता कि बुनकरों के मसले पे बात हो, बुनकरों के मसले पे मीटिंग हो और बुनकरों का मसले का हल निकाला जाए। देखिए, मजदूरी जो पहले थी वही मजदूरी आज भी है और महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, बुनकर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। अगर बुनकर की मजदूरी बढ़े तो बुनकर पलायन क्यों करेगा, बुनकर क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएगा, उसको टाइम से मजदूरी नहीं मिलती। अगर बुनकर कहीं काम करता है तो बहुत सी अड़चनें आती हैं, कभी तानी नहीं है, कभी बाना नहीं है, कभी जरी नहीं है, कभी रंगाई नहीं हुई है, तो कभी तानी जोड़ने वाला नहीं आया, तो कभी मंदा है। तो इस तरीके का बहाना बनाया जाता है और बहाना बना करके बुनकरों को परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि तिल्ली और बज्जा हो जाता है तो उसमें भी कितने पैसे काट लिए जाते हैं, जबकि उसकी बनवाई बहुत कम लगती है। तो इस तरीके से बुनकरों का हरेसमेंट होता है और इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए,
और नहीं बढ़ेगी तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को दबा दे रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो नहीं चाहते, वो कहेंगे कि हमको नफा नहीं मिल रहा है। अरे भाई, आप अपने नफा रख के बेचो, आप अपना दाम बढ़ाओ। और दूसरी चीज, एक बनारस में जो बुनकरों की ऊपर मार पड़ रही है, वो गुजरात का जो हुकूमत है, गुजरात की हुकूमत का मतलब समझे आप? नरेंद्र मोदी जी गुजराती, अमित शाह गुजराती, और गुजरात का माल में इतना प्रोडक्शन और कम माल में होता है, और सारा गुजरात का माल आकर के बनारस में बिक रहा है, बनारस का टैग लगा करके, और वो सस्ते में पड़ रहा है। हमारा माल महंगा पड़ रहा है, न यहाँ धागे का इंतजाम है, न जरी का इंतजाम है, कोई ऐसी इंतजाम नहीं जिससे यहाँ पे बुनकरों को जो है कम कीमत में जो है उनके रॉ मटेरियल उनको मिल सके। इसलिए सूरत का मार भी हमारे बनारस के बुनकरों पे पड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जो है गुजरात के हैं, पूरे बनारस में गुजरात के लोग भरते जा रहे हैं। उसी तरह से तमाम गुजरात की साड़ियाँ, गुजरात की हर चीज, गुजरात के तमाम लोगों को ठेके और हर चीज दिए जा रहे हैं। और हमारे लोग बुनकर ही नहीं, तमाम कारोबार के करने वाले लोग आज परेशान हैं। तो ये भी एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ रहा है। इसको ऊपर भी हमको ध्यान देनी होगी कि कौन बनारसी साड़ी है और कौन जो है गुजरात की साड़ी है। और हमारे व्यापारी लोग बेच रहे हैं खुलेआम जो है बनारस में, इसीलिए मंदा हो रहा है। तो इसके ऊपर इसकी भी सबसे सख्त जरूरत है। चलिए, आपने अपना समय हम लोगों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।